कहानी की शुरुआत एक अनाथ बच्ची एमा से होती है जो नॉर्मन के साथ अपने दोस्त को उसका फेवरेट टॉय देने के लिए बाहर जाती है। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाते हैं एमा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें एक कार में उसका वही दोस्त मरा हुआ पड़ा मिलता है। उसी समय वे दो खतरनाक मॉन्स्टर्स को देखती हैं। एमा और नॉर्मन डर जाते हैं और पास खड़ी कार के नीचे छुप जाते हैं। वे मॉन्स्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। एक कहता है इंसानी मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, दूसरा कहता है इस ऑर्फनेज का मांस तो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है क्योंकि यहाँ इंसानों को खास हमारे लिए पाला जाता है। इसके बाद सीन अतीत में चला जाता है। हम देखते हैं कि एमा एक ऑर्फनेज में रहती थी। उस ऑर्फनेज में उसके अलावा और भी कई बच्चे रहते थे। एक लड़की बेला इन बच्चों का ध्यान रखती थी जिसे सभी बच्चे मॉम कहकर बुलाते थे। बेला सब बच्चों से बहुत प्यार करती थी जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। सब बच्चे आपस में भाई बहन की तरह रहते थे और एक फैमिली की तरह जीवन जीते थे। एमा रोज सुबह जल्दी उठती और बाकी बच्चों को भी उठाती। फिर सभी बच्चे मिलकर बेला के साथ नाश्ता करते। उस ऑर्फनेज में बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखा जाता, उन्हें प्यार दिया जाता और किसी भी काम के लिए मजबूर नहीं किया जाता। वहाँ उन्हें स्कूल की तरह पढ़ाई भी करवाई जाती थी। सभी बच्चों में से एमा, नॉर्मन और रे पढ़ाई में सबसे अच्छे थे। ये तीनों हमेशा सबसे ज्यादा अंक लाते थे। ऑर्फनेज के सभी बच्चों के हाथ पर एक नंबर का टैटू बना होता था जिससे उनकी पहचान होती थी। बच्चों को ऑर्फनेज से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। चारों ओर बहुत ऊंची दीवारें थीं जिससे वे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। असल में यह ऑर्फनेज जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। जब कोई बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था तो कोई कपल उसे अडॉप्ट कर लेता था। एक दिन जब बच्चा कॉनी थोड़ा बड़ा होता है तो उसे अडॉप्ट करने एक कपल आता है। सब बच्चे कॉनी से आखिरी बार मिलकर उसे अलविदा कहते हैं। बेला कॉनी और उसके नए माता पिता को ऑर्फनेज के बाहर तक छोड़ने जाती है। उसी समय एमा को ऑर्फनेज में कॉनी का फेवरेट टॉय मिल जाता है। रे उसे बताता है कि बाहर के गेट की लाइट अभी भी जल रही है, मतलब कॉनी अभी तक गया नहीं है। रे कहता है कि एमा और नॉर्मन को वो टॉय जाकर कॉनी को देना चाहिए। जब वे दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कॉनी मरा हुआ कार में पड़ा है और उसके सीने में एक पौधा घुसा हुआ है। तभी उन्हें दो खतरनाक क्रीचर्स दिखाई देते हैं। एमा और नॉर्मन डर कर कार के नीचे छुप जाते हैं। वो क्रीचर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। इंसानी मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, दूसरा कहता है इस ऑर्फनेज का मांस सबसे खास होता है। यहाँ इंसानों को खास हमारे लिए पाला जाता है। तभी वहाँ बेला भी आ जाती है और उन क्रीचर्स से बात करती है। वह कहती है जो बच्चे सबसे ज्यादा होशियार होते हैं उनका मांस सबसे स्वादिष्ट होता है। मैं जल्द ही तुम्हें ऐसे बच्चों का मांस खिलाऊंगी। यह सुनकर एमा और नॉर्मन चौंक जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि बेला जो अब तक मॉम बनकर प्यार दिखा रही थी असल में बच्चों को इन मॉन्स्टर्स के खाने के लिए पाल रही थी। वे वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं लेकिन मॉन्स्टर्स को किसी की गंध आती है और वे कार के नीचे देखते हैं। वहाँ उन्हें कॉनी का टॉय मिलता है जिसे वे बेला को दे देते हैं। उधर भागते हुए एमा गिर जाती है और रोने लगती है। नॉर्मन उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वे यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन एमा कहती है हम बाकी बच्चों को यहाँ बेला के पास छोड़कर नहीं जा सकते। वह उनके साथ भी वही करेगी जो उसने कॉनी के साथ किया। अगले दिन एमा और नॉर्मन ऑर्फनेज की दीवार के पास जाते हैं और बाहर भागने का प्लान बनाते हैं। वे रस्सी की मदद से दीवार पार करने की सोचते हैं। उधर ऑर्फनेज की एक छोटी बच्ची जंगल में खो जाती है। बेला उसे ढूंढने नहीं जाती बल्कि अपनी वॉच देखती है और बच्ची को ढूंढ लेती है। ये देखकर एमा और नॉर्मन को समझ आता है कि यह असल में वॉच नहीं बल्कि एक ट्रांसमीटर है। बेला ने बच्चों के शरीर में ट्रैकर्स लगा रखे हैं। अगले दिन एमा और नॉर्मन रस्सी लेकर जंगल में जाते हैं ताकि दीवार पार कर सकें। उनके पीछे पीछे रे भी पहुंच जाता है। उसे उन पर शक हो जाता है इसलिए वह पूछता है क्या तुम दोनों भागने की कोशिश कर रहे हो? फिर एमा और नॉर्मन उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं, लेकिन रे यह सुनकर चौंकता नहीं है जैसे उसे पहले से सब पता हो। वह कहता है अगर यहाँ ऐसा हो रहा है तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। एम्मा कहती है कि वह सिर्फ खुद को बचाकर नहीं भाग सकती, उसे बाकी बच्चों को भी साथ ले जाना होगा। फिर तीनों मिलकर लाइब्रेरी जाते हैं ताकि पता कर सकें कि वहाँ से कैसे भागा जाए। लाइब्रेरी में हर बुक पर उल्लू का निशान बना होता है और चारों तरफ एक कोड लिखा होता है। वे कोड डिकोड करते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई आदमी है जो ऑर्फनेज की सच्चाई जानता है और किताबों के जरिए उन्हें वहां से भागने का तरीका बताना चाहता है।
अगले सीन में बेला एक औरत क्रोने को ऑर्फनेज में लाती है और सब बच्चों से मिलवाती है। क्रोने को देखकर एम्मा और नॉर्मन को लगने लगता है कि उनका प्लान अब कामयाब नहीं होगा। फिर बेला क्रोने से अकेले में बात करती है और बताती है कि उसे कॉनी का फेवरेट टॉय मिल गया है और अब उसे यकीन हो गया है कि एम्मा, नॉर्मन और रे को ऑर्फनेज की सच्चाई का पता चल गया है। लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि वे बच्चे वहां से किसी भी हालत में भाग नहीं सकते, क्योंकि ऑर्फनेज की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि कोई भी बच्चा वहां से बिना उसकी मर्जी के बाहर नहीं जा सकता। फिर बेला क्रोन से कहती है, अब तुम्हें इन 3 बच्चों पर नजर रखनी होगी। अगले दिन एमा, नॉर्मन और रे सभी बच्चों को अपने साथ एक गेम खिलाते हैं, जिससे वो बच्चों को ये सिखाना चाहते थे कि अगर उन्हें कभी यहाँ से भागना पड़े तो वो कैसे भाग सकते हैं। इसी बीच क्रोन भी वहाँ आ जाती है और उनके साथ गेम खेलने लगती है। खेलते हुए वो कुछ बच्चों को पकड़ भी लेती है, लेकिन इस गेम में नॉर्मन उसके हाथ नहीं लगता। रात को एमा, नॉर्मन और रे आपस में मिलते हैं और यहाँ से निकलने के बारे में बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में नॉर्मन कहता है कि हम में से कोई बेला को हमारी सारी बातें बताता है, इसलिए अब हमें 2 बच्चों को अपने साथ मिला लेना चाहिए। एमा डॉन और गिल्डा को ऑर्फनेज की सच्चाई बताती है कि बच्चों को पालने के नाम पर यहाँ बहुत भयानक काम हो रहा है। डॉन और गिल्डा उस पर यकीन नहीं करते, इसीलिए डॉन रे की पिटाई कर देता है। ये देखकर एमा कहती है, हम इतनी बड़ी बात झूठ में नहीं कह सकते, इसलिए तुम्हें विश्वास करना होगा, वरना एक एक करके हम सबकी बारी आएगी और हम मारे जाएंगे। उन्हें पता था कि एम्मा इजाबेला से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, इसलिए वो उसके बारे में कुछ भी झूठ नहीं कहेगी। अब डॉन और गिल्डा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर नॉर्मन डॉन और गिल्डा को 2 जगहों पर रोप छुपाने को कहता है। नॉर्मन अब एक चाल चलता है जिससे उसे पता चल सके कि असल में इजाबेला के साथ कौन मिला हुआ है। रात को इजाबेला के कमरे के बाहर एक बच्चा आता है जो उसके लिए जासूसी करता था। वह इजाबेला के दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी छोड़ जाता है जिसमें रोप्स के बारे में और नॉर्मन के बारे में लिखा होता है कि वो एक अच्छा इंसान है। अगले दिन एक रोप अपनी जगह से गायब हो जाती है, जिसे देखकर एमा और रे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉन और गिल्डा ने उनकी छुपाई हुई रोप्स चुराई हैं और वही असल में इजाबेला के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि रोप्स की जगह उन्हीं तीनों के अलावा सिर्फ डॉन और गिल्डा को पता थी। नॉर्मन उन्हें बताता है कि डॉन और गिल्डा इजाबेला के लिए काम नहीं करते, क्योंकि उसने उन्हें रोप्स की असली लोकेशन बताई ही नहीं थी। वो बताता है कि एमा और उसके अलावा सिर्फ रे था जिसे रोप्स के बारे में पता था। वो बताता है कि उसने रे को जानबूझकर रोप्स की एक गलत लोकेशन बताई थी ताकि वो देख सके कि क्या रे ही इजाबेला को सब बातें बताता है। नॉर्मन कहता है कि उसने रे के लिए एक जाल बिछाया था जिसमें रे आसानी से फंस गया, क्योंकि जब हमने रे को ऑर्फनेज की सच्चाई बताई थी तब वो एकदम नॉर्मल था। उसकी बातें सुनकर रे जवाब देता है, मैं तुम दोनों से पहले ही ऑर्फनेज की सच्चाई जानता था। जब मुझे सब पता चला तब मैंने इजाबेला से इस बारे में बात की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह किसी मॉन्स्टर के आगे खाने के लिए फेंक दिया जाऊं। इजाबेला ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से भाग तो नहीं सकते, इसलिए एक दिन तुम्हें भी किसी मॉन्स्टर का सामना करना ही होगा। इसलिए मैंने उससे बचने के लिए उसके लिए जासूसी करने का फैसला किया और तभी से मैं इजाबेला के लिए काम कर रहा हूँ। रे कहता है, मेरी इस जासूसी के बदले इजाबेला ने मुझसे वादा किया था कि मेरा अडॉप्शन जल्दी नहीं होगा। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मैंने उसे रोप्स वाले प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं वाकई में तुम दोनों का साथ देना चाहता हूँ। रे कहता है, कॉनी का फेवरेट टॉय मैंने ही चुराया था, क्योंकि मैं चाहता था तुम दोनों उसका टॉय देने जाओ ताकि तुम्हें भी ऑर्फनेज की सच्चाई का पता चल जाए। मैंने कई बार यहाँ से निकलने के बारे में प्लान बनाया, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप तमाशा देखता रहा। नॉर्मन उसे कहता है, अब से तुम्हें 2 टीम्स के लिए काम करना होगा। अगर तुम हमारा साथ देना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए भी काम करना होगा, और इजाबेला के लिए तो तुम पहले से कर ही रहे हो। रे मान जाता है। फिर वो अपने कमरे में जाकर वहां बने एक सीक्रेट होल में रोप्स को छुपा देता है और साथ में कुछ डिवाइसेस भी रख देता है जो उसने अपने शरीर में लगे ट्रैकर को ब्लॉक करने के लिए बनाई थी, ताकि इजाबेला को उसकी लोकेशन का पता न चल सके। फिर रे इजाबेला के पास जाकर उसे एक झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है, नॉर्मन तुम्हारे खाने में जहर मिलाना चाहता है ताकि तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। इस पर इजाबेला उसे थैंक्स कहती है। वो उसे बताती है, जल्द ही कोई तुम्हें अडॉप्ट करने आएगा। ये सुनकर रे शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अडॉप्शन का असल मतलब क्या है। अगले दिन सारे बच्चे मिलकर दीवार पर चढ़ने का प्लान बनाते हैं और तभी क्रोने उनकी सारी बातें सुन लेती है। बच्चे भी उसे देख लेते हैं। क्रोने चाहती तो तुरंत जाकर इजाबेला को सब बता सकती थी, लेकिन वो इजाबेला को बताने की बजाय उनका साथ देने का फैसला करती है।
इससे हमें पता चलता है कि क्रोन भी कभी इन बच्चों की तरह ऑर्फनेज में आई थी, जिसे इजाबेला ने पालकर बड़ा किया और अब वो उसे अपने साथ रखती थी। क्रोन उन्हें बताती है, असल में मेरे शरीर में एक चिप लगाई गई है जो मेरी सिक्योरिटी के लिए है। अगर कोई बच्चा मेरी नजरों के सामने से भाग गया तो मुझे उस चिप से करंट देकर मार दिया जाएगा। अब क्रोन इजाबेला की जगह लेना चाहती थी, इसलिए वो बच्चों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। रात को सारे बच्चे क्रोन के कमरे में जाते हैं तो वो उन्हें एक कहानी सुनाती है। हजारों साल पहले इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच एक युद्ध हुआ था। बहुत लंबी लड़ाई चली जिसमें बहुत लोग मारे गए। फिर एक डील हुई जिसका नाम था द प्रॉमिस्ड। उसके अनुसार इंसान और मॉन्स्टर्स अपनी अपनी दुनिया में रहेंगे और एक दूसरे की दुनिया में नहीं जाएंगे। लेकिन इस डील के बदले कुछ इंसानों को मॉन्स्टर्स की दुनिया में छोड़ दिया गया ताकि मॉन्स्टर्स उन्हें खा सकें। क्रोने बताती है, मॉन्स्टर्स उन्हीं बच्चों को खाते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ताकि वो उनकी इंटेलिजेंस और क्वालिटीज हासिल कर सकें। इसलिए ऑर्फनेज में बच्चों को पाला जाता है ताकि उन्हें मॉन्स्टर्स को खिलाया जा सके। बच्चे क्रोने से पूछते हैं कि ट्रैकर्स कहाँ लगे हैं, तो वो बताती है, सभी बच्चों के कानों में ट्रैकर लगाए गए हैं ताकि इजाबेला सब पर नजर रख सके। रे ने ट्रैकर को ब्लॉक करने का तरीका ढूंढ लिया था, इसलिए अब किसी को उसकी चिंता नहीं थी। अगले दिन जब बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो क्रोने उनके कमरे में जाकर ट्रैकर ब्लॉकिंग डिवाइस ढूंढने लगती है। तभी गिल्डा उसे देख लेती है और सबको बता देती है। बच्चे उसके जाने के बाद ट्रैकर को एक टेडी बेयर में बंद कर देते हैं, लेकिन क्रोने को उसमें से कुछ नहीं मिलता। क्रोने दोबारा कमरे में चेक करने जाती है जहां उसे रे का सीक्रेट होल मिलता है, लेकिन वहां से भी उसे कुछ नहीं मिलता। क्रोने टेडी बेयर उठा लेती है और तभी वहां इजाबेला आ जाती है। वो क्रोने को बताती है, तुम्हें दूसरे ऑर्फनेज में भेजा जा रहा है जहां तुम्हें मॉम की पोस्ट पर काम करना होगा। क्रोने जाने से पहले एमा और उसके दोस्तों के लिए एक पेन छोड़ जाती है जिसमें उनके लिए कोई मैसेज था। जब क्रोन ऑर्फनेज से निकलती है तो उसकी मुलाकात सुपरवाइजर से होती है जिसे सब ग्रैंडमा कहते हैं। क्रोने उसे यहाँ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे डांट देती है और कहती है इजाबेला जानती है उसे अपना काम कैसे करना है। उन्हें पता चल जाता है कि क्रोने बच्चों के साथ मिलकर इजाबेला के खिलाफ काम कर रही थी। ग्रैंडमा क्रोन को एक मॉन्स्टर के पास छोड़ देती है जो उसे खा लेता है। बच्चों को जब क्रोन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो अपने प्लान पर जल्दी से जल्दी काम करने का फैसला करते हैं। एमा और नॉर्मन फिर से दीवार के पास जाकर उस पर चढ़ने का सोचते हैं। रे बेला को झूठी बातें बताकर उसे भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन बेला जो उन सब की मॉम थी उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी। बेला रे को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देती है क्योंकि अब उसे रे पर भी शक होने लगा था। डॉन और गिल्डा जो उस पर नजर रखे हुए थे, उन्हें रे के कमरे में बंद होने का पता चल जाता है तो बेला के जाने के बाद वो उसे बाहर निकाल देते हैं। नॉर्मन और एमा अपने प्लान को पूरा करने के लिए दीवार के पास जाते हैं, लेकिन तभी बेला भी वहां पहुंच जाती है। बेला उनसे कहती है, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया जो तुम ये सब कर रहे हो। मैंने तुम्हें एक मॉम की तरह प्यार किया, तुम्हें हर जरूरत की चीज दी, लेकिन तुम लोग फिर भी मेरे खिलाफ खड़े हो गए। पर एमा और नॉर्मन उसकी इमोशनल बातों में नहीं आते। एमा उस पर हमला करती है ताकि नॉर्मन को वहां से भागने का मौका मिल जाए, लेकिन बेला उस पर पलटकर वार करती है और उसे नीचे गिरा देती है जिससे उसका पैर टूट जाता है। नॉर्मन एमा को मुश्किल में देखकर वहां रुक जाता है। बेला नॉर्मन को बताती है कि उसका ऑर्फनेज में बस थोड़ा सा वक्त बचा है क्योंकि एक मॉन्स्टर ने उसे अडॉप्ट कर लिया है और कल उसे यहाँ से भेज दिया जाएगा। फिर बेला उन दोनों को वापस ले जाती है। रात को सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं। सब नॉर्मन की मौत का सोचकर परेशान होते हैं, लेकिन नॉर्मन को इस बात की चिंता नहीं होती। वो कहता है, अगर मेरी मौत से बाकी बच्चों की जान बच सकती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। नॉर्मन को अपने कमरे की ड्रॉअर से एक पेन मिलता है जो किसी और ने नहीं बल्कि क्रोने ने उसके लिए छुपाया था। अगले दिन नॉर्मन रस्सी की मदद से दीवार पर चढ़ जाता है, लेकिन दीवार के उस पार जाकर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं क्योंकि वहाँ एक गहरी खाई थी। नॉर्मन अगर वहाँ से कूदता तो सीधा खाई में गिरकर मर जाता। वो कूदने की बजाय वापस लौटने का फैसला करता है और ऑर्फनेज में लौट आता है। ऑर्फनेज वापस जाकर वो एक पेज पर अपने दोस्तों के लिए कुछ ड्रॉइंग्स बनाता है और कहता है कि उस खाई को पार करने के लिए एक पुल बनाना होगा या रस्सी से दूसरी तरफ जाना होगा। वो अपने सब दोस्तों से आखिरी बार मिलता है। एमा रोने लगती है और फिर बेला उसे वहां से ले जाती है।
नॉर्मन को बेला किसी मॉन्स्टर के पास नहीं बल्कि एक लड़के पीटर के पास ले जाती है। पीटर उसे बताता है कि वो उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है जो इंसानों को खाने के लिए रखे जाते हैं। वो नॉर्मन को सब कुछ डिटेल में समझाता है, लेकिन नॉर्मन को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर वहाँ आता है और नॉर्मन को खा जाता है। नॉर्मन की मौत के बाद एमा अंदर से टूट जाती है। वो नॉर्मन की मौत का गम सह नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ रे भी हिम्मत हार चुका था। उसने भागने का सोचना छोड़ दिया था। एक दिन बेला उसके पास आती है और कहती है कि वो उसे इस ऑर्फनेज की अगली मॉम बनाना चाहती है। ये सुनकर एम्मा परेशान हो जाती है। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। सारे बच्चे अब चुप हो गए थे। कोई भी वहां से जाने की बात नहीं करता था। बेला भी खुश थी कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर कुछ दिनों बाद रे का वहां से जाने का टाइम आ जाता है। रे चाहता था कि जब वो यहाँ से जाए तो बाकी सबको भी साथ ले जाए, इसलिए वो पूरे ऑर्फनेज को जला देने का सोचता है। रे ऑर्फनेज में हर जगह पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। आग देखकर एमा चिल्लाने लगती है और बेला को मदद के लिए बुलाती है। बेला आग देखकर सभी बच्चों को बाहर निकालने को कहती है और खुद आग बुझाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद बेला बच्चों को देखती है, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं पाती। बेला समझ जाती है कि ये सब बच्चों का प्लान था। उन्होंने उसे आग बुझाने में उलझाकर खुद वहां से भाग निकले। इन बच्चों ने पूरे 2 महीने में वहां से भागने का पूरा प्लान तैयार किया था और बेला को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। ये प्लान डॉन और गिल्डा ने मिलकर बनाया था। असल में एक दिन एमा को नॉर्मन के बेड से एक लेटर मिला था, जिसमें नॉर्मन ने पूरा प्लान लिखा था कि वो लोग वहां से कैसे भाग सकते हैं। नॉर्मन उन्हें अपने प्लान के बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि बेला हर वक्त उन पर नजर रखती थी। इसलिए उसने पूरा प्लान लिखकर अपने बेड पर रख दिया था। बच्चे उस प्लान पर अमल करके सब कुछ करते हैं और एमा छोटे बड़े सभी बच्चों को लेकर दीवार के पास जाती है, जहाँ से बच्चे एक एक करके रस्सी की मदद से दीवार पर चढ़ने लगते हैं। तब तक बेला भी वहाँ पहुँच जाती है। वो अपने नेविगेटर की मदद से उन बच्चों की लोकेशन देखने की कोशिश करती है जो पहले ही जा चुके थे, लेकिन उसका नेविगेटर काम नहीं करता क्योंकि बच्चों ने पहले ही अपनी ट्रैकिंग डिवाइसेस निकाल दी थी। एमा के अलावा सारे बच्चे दीवार के उस पार पहुंच चुके थे। एमा भी जाने लगती है, लेकिन तभी बेला भी दीवार पर पहुंच जाती है। वो एमा को धमकाते हुए कहती है कि वो रस्सी काट देगी, लेकिन एमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी बातों को इग्नोर करके कहती है, मैं जानती हूँ तुमने हमारे साथ जो कुछ किया वो करना तुम्हारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि तुमने हमें मॉम बनकर पाला है, लेकिन तुम्हारा प्यार हमारे लिए सच्चा नहीं था, वो सब झूठ था। फिर एमा रस्सी पकड़कर दूसरी तरफ चली जाती है। बेला रस्सी काट सकती थी, लेकिन वो चुपचाप उन बच्चों को देखती रहती है जिन्हें उसने खुद पाला था। बच्चे जंगल में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाकर एमा क्रोन का दिया हुआ पेन निकालती है और उसे चलाती है। वहाँ एक होलोग्राम बनता है, जिससे एक उल्लू बाहर आता है जो उन्हें सिटी के रास्ते की ओर ले जाने लगता है। उधर बेला, डैडी और उस लड़के पीटर के पास जाती है जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता था। डैडी उससे कहती है, तुमने उन बच्चों को रोकने की बजाय उन्हें भागने दिया, इसलिए आज तुम्हें भी एक मॉन्स्टर अडॉप्ट कर लेगा। उसी वक्त वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर आता है जो पीटर को खा जाता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। Thank you for watching.